अध्याय 1। ब्रह्मांड के किनारे, द शोर्स ऑफ द कॉस्मिक ओशन। ब्रह्मांड की कल्पना करना किसी अनंत सागर के किनारे खड़े होने जैसा है, जहां लहरों की कोई सीमा नहीं, सिर्फ विस्तार ही विस्तार। इंसान ने जब पहली बार आकाश की ओर देखा होगा तो उसने चमकते तारों को केवल रोशनी नहीं, कहानियों की चिंगारी के रूप में देखा होगा। लेकिन कार्ल सगन इस अध्याय की शुरुआत एक और तरह से करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के निवासी नहीं हैं, हम उसी से बने हैं। हमारा सौरमंडल, हमारी पृथ्वी, सब कुछ केवल एक कण के समान है इस विराट ब्रह्मांड में। फिर भी इसी छोटे से ग्रह पर एक ऐसा जीव विकसित हुआ जो खुद ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है, और वह जीव है हम। कार्ल सगन यह नहीं कहते कि हम इनसिग्निफिकेंट हैं, बल्कि वह यह दिखाते हैं कि हमारी जिज्ञासा, हमारा वैज्ञानिक सोच और हमारी कल्पना शक्ति हमें खास बनाती है। विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। यह एक यात्रा है, एक रोमांच है जो हमें उस अंधकार से बाहर लाता है जिसे हम नहीं समझते। यह ज्ञान की रोशनी है जो अज्ञात को जाना पहचाना बनाती है। वह हमें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के बारे में बताते हैं, एक छोटा यान जिसे मानव ने अंतरिक्ष की गहराइयों में भेजा। उसमें एक गोल्डन डिस्क भी है जिसमें पृथ्वी की आवाजें, तस्वीरें और संदेश हैं, मानो हमने ब्रह्मांड को एक बोतल में बंद पत्र भेजा हो। यह एक प्रतीक है हमारे जिज्ञासु और आशावादी स्वभाव का। सगन यह भी बताते हैं कि ब्रह्मांड को समझना केवल वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। जब हम तारे देखते हैं, हम अपने अतीत को देखते हैं, क्योंकि वह रोशनी लाखों करोड़ों साल पहले निकली थी। यानी आकाशगंगा रात में जो हमें दिखती है, वह समय की खिड़की है। यह अध्याय हमारे अस्तित्व को एक बड़े संदर्भ में रखता है कि हम कितने छोटे हैं और फिर भी कितने महत्वपूर्ण हैं। यह ब्रह्मांड एक रहस्य है और हम उसकी खोज में लगे एक छोटे से जीवन के रूप हैं। सगन के लिए यह खोज सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, भावनात्मक भी है। यह अध्याय एक आमंत्रण है ब्रह्मांड की ओर, अपने भीतर की ओर और उस संभावित भविष्य की ओर जहां हम सितारों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 2। जीवन का एक स्वरूप, वन वॉइस इन द कॉस्मिक फ्यूग। यह अध्याय जीवन की उस सूक्ष्म और अद्भुत कहानी को खोलता है जो धरती पर अरबों वर्षों से धीरे धीरे आगे बढ़ती रही है। कार्ल सगन हमें जीवन के संगीत में एक आवाज की तरह महसूस कराते हैं, जैसे किसी बहुत ही जटिल और रहस्यमय धुन में हमारी मौजूदगी एक छोटी सी लेकिन खास लय हो। सगन हमें सबसे पहले जीवन की उस गहराई तक ले जाते हैं जहां वह शुरू हुआ था, आदिम महासागरों की गहराइयों में। वहां बहुत ही छोटे और सरल रसायन धीरे धीरे आपस में मिलकर जटिल जीवों के रूप में विकसित हुए। उन्होंने बताया कि यह कोई जादू नहीं था, बल्कि रसायन शास्त्र और भौतिकी के नियमों के अनुसार हुआ विकास था। जीवन की शुरुआत सूक्ष्म कोशिकाओं से हुई जो बिना आँख, हाथ या मस्तिष्क के सिर्फ गुणसूत्रों के निर्देशों का पालन करती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इन कोशिकाओं ने आपस में मिलकर जटिल जीवों का निर्माण करना शुरू किया। पौधे, कीट, मछलियाँ, डायनासोर और अंततः इंसान। हर प्राणी के भीतर एक साझा कहानी छुपी है, डीएनए की कहानी, जो कि अरबों वर्षों से लगातार नकल हो रही है, एक पीढ़ी से दूसरी में, एक कोशिका से दूसरी में। सगन यह भी समझाते हैं कि विकास, एवोल्यूशन की प्रक्रिया पूरी तरह से तर्कसंगत है। यह बिना किसी दिशा के नहीं होती, बल्कि प्राकृतिक चयन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार होती है। जो जीव अपने पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल पाते हैं, वे बचते हैं और आगे पीढ़ियां बनाते हैं। जो नहीं ढल पाते, वे विलुप्त हो जाते हैं। वह बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन केवल संयोग नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय नियमों का ही एक परिणाम है। और यदि यही नियम अन्य ग्रहों पर भी लागू होते हैं, तो वहां भी जीवन की संभावना हो सकती है।
शायद कहीं और भी कोई आवाज इस कॉस्मिक फ्यूग ब्रह्मांडीय धुन का हिस्सा बन रही हो। अध्याय का सबसे सुंदर हिस्सा तब आता है जब सगन इंसान को एक जैविक प्राणी के साथ साथ एक भावनात्मक प्राणी के रूप में भी चित्रित करते हैं। हम न केवल जिंदा हैं, बल्कि सवाल पूछते हैं, सोचते हैं, सपने देखते हैं। यह इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है, जिज्ञासा। और यही जिज्ञासा हमें विज्ञान की ओर खींचती है। विज्ञान वह भाषा है जिससे हम ब्रह्मांड से संवाद करते हैं और खुद को भी समझते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाएं, हमारी आंखें, हमारी सोच सब इस लंबे विकासक्रम का हिस्सा हैं। अध्याय के अंत में सगन जीवन को एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक संभावना के रूप में देखते हैं, एक संभावना जो सही परिस्थितियों में लगभग अनिवार्य रूप से उभरती है। और यही समझ हमें ब्रह्मांड में और जीवन की खोज करने की प्रेरणा देती है। यह अध्याय न केवल जीवन की वैज्ञानिक समझ देता है, बल्कि जीवन के प्रति एक नया आदर और विस्मय भी भरता है। ऐसा महसूस होता है मानो हम सब किसी प्राचीन और अनथीन कविता की एक पंक्ति हो, जो अब भी लिखी जा रही है। अध्याय 3, सृष्टि का मेल, द हार्मनी ऑफ वर्ल्ड्स। यह अध्याय उन समयों की यात्रा है जब इंसान ने पहली बार आकाश को केवल देखने की बजाय समझने की कोशिश की। यह समझ केवल भावनाओं या धर्म से नहीं, बल्कि गणित, निरीक्षण और तर्क से उपजी थी। कार्ल सगन इस अध्याय में हमें विज्ञान के उन पहले नायकों से मिलवाते हैं जिन्होंने खगोलीय पिंडों की गति और प्रकृति को समझने की दिशा में क्रांति ला दी, विशेषकर जोहान्स केपलर और टाइको ब्राहे। शुरुआत होती है एक ऐसे दौर से जब आकाश को देवी देवताओं की नगरी माना जाता था। चंद्रमा, सूर्य और ग्रहों की चाल को ईश्वरीय संकेत समझा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या ये चीजें नियमों का पालन करती हैं? क्या उनकी गति गणित से समझी जा सकती है? यही कार्ल सगन हमें केपलर की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसा इंसान जिसने सितारों की गति में छिपी संगीतात्मकता को पहचानने की कोशिश की। केपलर को लगता था कि ब्रह्मांड में हर चीज एक संगीत की तरह है, एक कॉस्मिक हार्मनी जो गणितीय नियमों से बंधी है। यह विचार उस समय के लिए साहसिक था, जब चर्च के विचारों से भिन्न सोचना खतरनाक हो सकता था। टाइको ब्राहे एक महान प्रेक्षक था। उसने बिना दूरबीन के ही खगोलीय पिंडों की अत्यंत सटीक गणनाएं की, लेकिन वह खगोल भौतिकी की गणनात्मक व्याख्या नहीं कर पाया। यही काम केपलर ने किया। उसने ब्राहे की गणनाओं को लेकर 3 महान नियम बनाए जो आज भी ग्रहों की गति को समझने की नींव हैं। कार्ल सगन यह नहीं बताते कि यह केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, बल्कि वे इसे एक इंसानी संघर्ष के रूप में चित्रित करते हैं। कैसे एक गरीब, अस्वीकृत खगोलशास्त्री केपलर ने अकेले बैठकर उन नियमों को खोजा जो आज हमारे सौरमंडल की समझ का आधार हैं। यह अध्याय विज्ञान की सहानुभूति, कल्पना और दृढ़ता की ताकत को दिखाता है। सगन यह भी दिखाते हैं कि कैसे यह बदलाव आकाश में ईश्वर से आकाश में नियम की ओर मानव चेतना का एक क्रांतिकारी मोड़ था। पहली बार इंसान ने माना कि हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं और खुद भी नियमों का पालन करते हुए उसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। अध्याय का नाम हार्मनी ऑफ वर्ल्ड्स इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ खगोलशास्त्र की नहीं, बल्कि मनुष्यता और ब्रह्मांड के बीच सामंजस्य की बात करता है। यह हमें बताता है कि जब हम तारों को देखते हैं तो केवल चमकते बिंदु नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की समझ, मेहनत और वैज्ञानिक संगीत सुनते हैं। यह अध्याय विज्ञान को एक शुष्क विषय नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करता है, एक यात्रा जो हमें ब्रह्मांड के साथ जोड़े रखती है। अध्याय 4, स्वर्ग और नर्क, हेवन एंड हेल। यह अध्याय एक गहरी चेतावनी की तरह शुरू होता है। ऐसा नहीं कि कोई डर पैदा करे, बल्कि हमें हमारी धरती और उसके भविष्य को लेकर जिम्मेदारी का एहसास दिलाए।
कार्ल सगन दो ग्रहों की तुलना करते हैं, पृथ्वी और शुक्र। एक में जीवन है, रंग है, नदियां हैं, वन हैं, और दूसरा एक खौलता हुआ जहरीला नर्क। सगन बताते हैं कि शुक्र ग्रह किसी समय पर पृथ्वी जैसा ही रहा होगा। वहां भी पानी हो सकता था, शायद बादल भी, लेकिन आज वह ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका हुआ है। सतह का तापमान इतना ज्यादा है कि सीसा भी पिघल जाए। वहां कोई जीवन नहीं है, केवल अग्नि जैसा वातावरण है जो सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। कैसे हुआ ऐसा? वजह है ग्लोबल वार्मिंग। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को इतना बढ़ा दिया कि तापमान नियंत्रण से बाहर हो गया। यह एक ग्रह के स्वर्ग से नर्क बनने की कहानी है जो पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है, कोई कल्पना नहीं। फिर कार्ल सगन हमें वापस पृथ्वी पर लाते हैं। वह दिखाते हैं कि हमारी अपनी दुनिया भी धीरे धीरे उसी रास्ते की ओर बढ़ रही है। हमारी फैक्ट्रियां, हमारी गाड़ियां, जंगलों की कटाई, सब मिलकर हमारे वायुमंडल में उसी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं जिसने शुक्र का विनाश किया। सगन यहाँ एक वैज्ञानिक की तरह नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मानव की तरह बात करते हैं। वह कहते हैं कि हमें चेतना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही एक घर है, पृथ्वी। अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो हमारा अंत भी शुक्र जैसा हो सकता है। इस अध्याय में ज्वालामुखी, उल्कापात और भूतकाल में हुए ग्रहों के बड़े बदलावों का जिक्र भी आता है। वे बताते हैं कि किस तरह अतीत में भी पृथ्वी पर तबाही आई, जैसे कि डायनासोर का अंत, और यह सब प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम था। लेकिन आज जो खतरा है वह हम खुद बना रहे हैं। अध्याय का शीर्षक हेवन एंड हेल प्रतीकात्मक है। दोनों ग्रह एक ही सौरमंडल में हैं, आकार में लगभग समान, उत्पत्ति में भी एक जैसे। फिर भी एक स्वर्ग है और एक नर्क। यह हमें बताता है कि हमारी छोटी सी लापरवाही भी किसी ग्रह को नर्क में बदल सकती है। कार्ल सगन हमें डराते नहीं, वे हमें जागते हुए सपना देखने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास ज्ञान है, विज्ञान है, चेतना है, और अब हमें चुनाव करना है, क्या हम पृथ्वी को बचाएंगे और उसे एक स्वर्ग बनाए रखेंगे, या धीरे धीरे उसे भी उस नर्क की ओर ले जाएंगे जिसकी तस्वीर शुक्र हमें दिखा चुका है। यह अध्याय केवल खगोल शास्त्र नहीं, बल्कि पर्यावरण और भविष्य की सबसे शक्तिशाली चेतावनियों में से एक है। अध्याय 5, लाल ग्रह की कहानियां, व्यूज फॉर रेड प्लैनेट। कार्ल सगन इस अध्याय में हमें एक ऐसे ग्रह की ओर ले चलते हैं जिसने हजारों वर्षों से मानव कल्पना को सबसे ज्यादा प्रेरित किया है, मंगल ग्रह। एक ऐसा लाल बिंदु जो आकाश में चमकता है और जिससे जुड़ी हैं युद्ध, बुद्धि और दूसरे जीवन की कहानियां। यह अध्याय विज्ञान, कल्पना और उम्मीद का संगम है। प्राचीन समय में जब लोगों ने मंगल को देखा तो उसका रंग उन्हें खून और युद्ध की याद दिलाता था, इसलिए उसे युद्ध का देवता कहा गया। लेकिन जैसे जैसे दूरबीनें आईं, मंगल के रहस्य और भी गहरे होते गए। 19वीं सदी में खगोलशास्त्री पर्सिवल लोवेल ने मंगल की सतह पर नालियां, कैनाल्स देखी और दावा किया कि वहां कोई सभ्यता है जो अपने मरते हुए ग्रह को बचाने के लिए कृत्रिम नहरें बना रही है। इसने पूरी दुनिया में रोमांच जगा दिया। किताबें लिखी गईं, कहानियां गढ़ी गईं, एलियन सभ्यताओं की, मंगल से आने वाले प्राणियों की, यहाँ तक कि वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जैसी कृतियां जन्मी। विज्ञान और कल्पना इतनी गहराई से जुड़ गईं कि लोग यकीन करने लगे कि मंगल पर कोई है। कार्ल सगन यहाँ एक संतुलन बनाते हैं। वे न तो कल्पना का मजाक उड़ाते हैं, न ही उसे आंख मूंद कर स्वीकारते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे विज्ञान को उत्सुकता की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही सत्य की कसौटी पर खरा उतरना भी जरूरी है। जब पहली बार मानव निर्मित यानों ने मंगल की सतह की तस्वीरें भेजी तो पता चला कि वहां कोई नहरें नहीं थीं, कोई सभ्यता नहीं थी।
यह उन लोगों के लिए एक धक्का था जिन्होंने मंगल को जीवन से भरा हुआ ग्रह मान लिया था। पर सगन कहते हैं यह निराशा नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। मंगल अब भी एक रहस्य है। उसकी सतह पर कभी पानी था, वहाँ घाटियाँ, सूखी नदियाँ और हिम क्षेत्रों के निशान हैं। क्या कभी जीवन था? क्या आज भी जमीन के नीचे कोई सूक्ष्म जीवन मौजूद है? यही प्रश्न आज के वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रहे हैं। सगन मंगल के बारे में लिखते हुए बहुत सावधान हैं। वह इस ग्रह को सिर्फ एक मृत लाल ग्रह नहीं कहते, बल्कि एक संभावना की तरह देखते हैं। एक ऐसा पड़ोसी जो हमें हमारी पृथ्वी के अतीत और भविष्य दोनों के बारे में सिखा सकता है। मंगल पर जीवन की खोज दरअसल अपने आप को जानने की खोज भी है। अध्याय का शीर्षक ब्लूज फॉर अ रेड प्लैनेट एक तरह का गीत है, जिसमें लाल ग्रह की मौन पुकार, वीरानी और गूढ़ता झलकती है। जैसे मंगल हमसे कह रहा हो, मुझे जानो, मुझसे सीखो और खुद को पहचानो। कार्ल सगन के लिए मंगल केवल खगोलशास्त्र का विषय नहीं है, वह एक दार्शनिक खिड़की है जहां से इंसान अपने भविष्य को देख सकता है। क्या हम अपने ग्रह को वैसे ही सूखा और निर्जीव बनने देंगे, या मंगल के उदाहरण से सीखकर समय रहते चेत जाएंगे? इस अध्याय में विज्ञान और कल्पना दोनों एक गहराई में मिलते हैं, जहां इंसान की सबसे बड़ी खोज सिर्फ तारे नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ है। अध्याय 6, यात्रियों की कहानियां, ट्रैवलर्स टेल्स। यह अध्याय इंसान की उस सनातन यात्रा की कहानी है जो उसने अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए की, पहले समुद्रों के पार, फिर आकाश के पार और अब ब्रह्मांड की सीमाओं की ओर। कार्ल सगन इस अध्याय को इतिहास, अन्वेषण और विज्ञान की भावुक मिलन भूमि बना देते हैं। बहुत पहले की बात है, जब धरती का नक्शा अधूरा था। समुद्र के पार क्या है, किसी को नहीं पता था। डर था कि शायद वहां ड्रैगन होंगे या समुद्र का अंत ही हो। लेकिन कुछ लोग थे जो इस डर को चुनौती देने निकल पड़े, जैसे कि फिनिशियन, चीनी नाविक और बाद में यूरोपीय खोजकर्ता। ये वे लोग थे जिन्होंने यह मान लिया कि अज्ञात का मतलब विनाश नहीं, बल्कि संभावना है। कार्ल सगन कहते हैं कि यही भावना जो एक नाविक को अज्ञात समुद्र में धकेलती है, वही वैज्ञानिक को अंतरिक्ष की ओर खींचती है। मानव इतिहास में खोज और अन्वेषण की भावना कभी थमी नहीं। पहले हमने पृथ्वी के किनारों को तलाशा, फिर ग्रहों के। हर युग का खोजकर्ता, हर यात्री हमें आगे ले जाता है, डर और अंधकार से बाहर, ज्ञान और समझ की ओर। सगन एक विशेष उदाहरण से हमें जोड़ते हैं, पॉलिनेशियंस का। वे बिना किसी आधुनिक यंत्र के सिर्फ सितारों, हवाओं और लहरों के संकेतों से हजारों किलोमीटर समुद्र पार कर लेते थे। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि मानव सहज ज्ञान, प्रेक्षण और धैर्य के साथ असंभव को भी संभव बना सकता है। फिर वे बात करते हैं आधुनिक खोजों की, वॉयेजर, पायोनियर और अन्य अंतरिक्ष मिशनों की। जैसे पहले नाविक समुद्र में नक्शा छोड़ते थे, वैसे ही हमने भी ब्रह्मांड में गोल्डन रिकॉर्ड छोड़ दिए, यह संदेश कि हम हैं, हम जिंदा हैं और हम दोस्त बनना चाहते हैं। यह अध्याय सिर्फ अंतरिक्ष यात्राओं की तारीफ नहीं करता, यह एक गहरा प्रश्न भी पूछता है। क्या हम सिर्फ भटकते यात्री हैं, या ऐसे प्राणी जो अपनी यात्रा से सीखते भी हैं? क्योंकि खोज केवल बाहर की नहीं, अंदर की भी होती है। सगन बताते हैं कि हर खोज एक जोखिम होती है, लेकिन हर जोखिम से हम कुछ नया पाते हैं, कभी बाहरी दुनिया के बारे में, तो कभी अपने ही डर, अहंकार और सीमाओं के बारे में। और यही है खोज की सच्ची आत्मा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम किसी नए तट की ओर बढ़ते हैं, तो हम केवल जगह नहीं बदलते, हम खुद को बदलते हैं। खोज की यह कहानी हजारों सालों से चल रही है, और जब तक हम जिज्ञासु हैं, यह चलती रहेगी। सगन की नजर में इंसान एक कॉस्मिक यात्री है,
जिसकी मंजिलें नहीं रुकती, बस बदलती रहती हैं। और हर बार जब हम कुछ नया खोजते हैं, हम ब्रह्मांड की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ते हैं। अध्याय 7, रात्रि की रीढ़, द बैकबोन ऑफ नाइट। यह अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता है, एक ऐसा प्रश्न जो शायद सबसे पुराना है, रात में आकाश क्यों चमकता है। यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है। और कार्ल सगन इस सवाल के सहारे हमें वापस ले जाते हैं यूनान की प्राचीन गलियों में, जहां विज्ञान की पहली चिंगारी जली थी। जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं और असंख्य तारों को चमकते हुए पाते हैं, तो हमारे भीतर सहज रूप से आश्चर्य और डर दोनों पैदा होते हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने इन तारों को देवता माना, उन्हें नाम दिए, कहानियां गढ़ी और यही कहानियां उनकी संस्कृति का हिस्सा बनी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो उन तारों को देखने से आगे बढ़े, उन्हें समझने की कोशिश करने लगे। कार्ल सगन हमें थेल्स, पाइथागोरस, डेमोक्रिटस, अरस्तु और प्लेटो जैसे यूनानी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों से मिलवाते हैं। थेल्स ने शायद सबसे पहले यह कहा कि पृथ्वी कोई दिव्य खंभे पर खड़ी नहीं है, बल्कि तैरती है। डेमोक्रिटस ने यह सोचा कि सब कुछ एटम्स से बना है, और यह विचार आज भी विज्ञान की नींव में है। इन विचारों की उस समय आलोचना भी हुई, क्योंकि वे उस धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ थे जिसमें देवताओं की इच्छा ही सब कुछ मानी जाती थी। लेकिन इन विचारकों की खूबी यह थी कि वे प्रश्न पूछने से नहीं डरे। उन्होंने माना कि ब्रह्मांड समझने योग्य है और उसके पीछे कोई नियम छिपा है, अराजकता नहीं, संगठन। सगन बताते हैं कि इन शुरुआती वैज्ञानिकों के पास न तो दूरबीन थी, न ही प्रयोगशालाएं, लेकिन उनके पास था तर्क, प्रेक्षण और साहस। उन्होंने यह सोचा कि आकाश में जो दिखता है वह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्राकृतिक घटना है, जिसे अगर ठीक से देखा जाए तो समझा जा सकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि विज्ञान की नींव केवल तथ्यों पर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच पर रखी जाती है। प्लेटो और अरस्तु जैसे कुछ दार्शनिकों ने विज्ञान की गति को रोकने की कोशिश भी की, क्योंकि वे निरीक्षण को ज्ञान का सच्चा स्रोत नहीं मानते थे। लेकिन फिर भी डेमोक्रिटस जैसे लोग, जिनकी किताबें बाद में नष्ट कर दी गईं, भविष्य की वैज्ञानिक क्रांति की बीजबूटी बन गए। सगन यहाँ विज्ञान को सिर्फ सूचनाओं का ढेर नहीं मानते, वह इसे एक संस्कृति कहते हैं। एक ऐसी संस्कृति जो प्रश्न पूछने की आजादी देती है, जो कहती है अगर तुम्हें यकीन है तो उसे साबित भी करो। बैकबोन ऑफ नाइट यानी रात्रि की रीढ़ एक रूपक है उन तारों के लिए जो अंधकार के बीच चमकते हैं, और उन इंसानों के लिए भी जिन्होंने अंधविश्वास और भय के उस अंधेरे में ज्ञान की रोशनी जलाई। यह अध्याय सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं, विवेक और साहस की पूजा है। यह हमें याद दिलाता है कि विज्ञान एक विरासत है जो सदियों से चलती आ रही है, और जिसे हमें आगे बढ़ाना है, न कि केवल याद करना। अध्याय 8, समय और अनंत, जर्नीज इन स्पेस एंड टाइम। कार्ल सगन इस अध्याय की शुरुआत एक अद्भुत कल्पना से करते हैं कि अगर हम किसी अंतरिक्ष यान में सवार होकर प्रकाश की गति के पास पहुंच जाएं, तो हमारे लिए समय की चाल धीमी हो जाएगी। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आइंस्टाइन के सापेक्षता, रिलेटिविटी के सिद्धांत का वैज्ञानिक सत्य है। और यहीं से शुरू होती है समय और स्थान की उस यात्रा की कहानी जो विज्ञान के सबसे रहस्यमय विचारों में से एक है। हम आमतौर पर समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, जो अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर बढ़ती है। लेकिन इस अध्याय में सगन हमें यह सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या समय सच में ऐसा ही है? क्या समय और स्थान अलग अलग चीजें हैं, या एक ही वस्त्र के दो रेशे? आइंस्टाइन ने बताया था कि स्पेस और टाइम दरअसल एक साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं, और यह रेखीय नहीं, बल्कि झुकने वाली चीज है, जैसे किसी भारी वस्तु से खींचा हुआ चादर। और जब कोई वस्तु बहुत तेज गति से चलती है, तो वह समय के साथ भी खेल सकती है,
यानी समय वहाँ धीमा हो जाता है। यह सिद्धांत केवल गणित नहीं है, इसका असर हमारे GPS जैसी रोजमर्रा की तकनीकों में भी दिखाई देता है। सगन हमें यह भी बताते हैं कि यदि हम कभी तारों के पार यात्रा करना चाहें, जैसे अल्फा सेंटोरी जो कि हमारे सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है, तो हमें प्रकाश की गति के करीब जाना होगा, क्योंकि अंतरिक्ष बहुत बड़ा है और हमारे पारंपरिक रॉकेट वहां तक पहुंचने में हजारों साल ले लेंगे। फिर वे हमें एक विचार देते हैं कि ब्रह्मांड में समय की धाराएं हर जगह एक जैसी नहीं हैं। जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, वहां समय और भी धीमा हो सकता है। यह तथ्य अब सिर्फ सिद्धांत नहीं रहा, वैज्ञानिक प्रयोगों और उपग्रहों से इसे साबित भी किया जा चुका है। सगन कल्पना करते हैं कि अगर किसी इंसान ने तेज गति से अंतरिक्ष की यात्रा की और फिर पृथ्वी पर लौटा, तो यहाँ की दुनिया उसके लिए बूढ़ी हो चुकी होगी, जबकि वह खुद कुछ ही सालों का महसूस करेगा। यह सिद्धांत जितना आकर्षक है, उतना ही भावुक भी, क्योंकि यह हमें समय की नश्वरता और मानव अनुभव की सीमाओं का बोध कराता है। इस अध्याय में जर्नीज इन स्पेस एंड टाइम केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह हमारे सोच की यात्रा भी है। सगन बताते हैं कि समय को लेकर हमारी समझ केवल एक मानव व्याख्या है, लेकिन ब्रह्मांड इसके परे सोचता है। वहाँ समय और स्थान बहते हैं, मुड़ते हैं, और शायद किसी दिन इंसान भी उनके साथ बहना सीख जाएगा। कार्ल सगन इस अध्याय को एक विशेष एहसास के साथ खत्म करते हैं कि ब्रह्मांड में यात्रा केवल दूरी की नहीं, समय की भी हो सकती है। और अगर हम एक दिन ये सीमाएं पार कर पाए, तो यह केवल तकनीक की जीत नहीं होगी, यह कल्पना, विज्ञान और मानवता की सबसे बड़ी विजय होगी। अध्याय 9, सितारों के जीवन और मृत्यु, द लाइव्स ऑफ द स्टार्स। कार्ल सगन इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद मार्मिक और वैज्ञानिक सत्य से करते हैं, हम सब सितारों की राख हैं। यह वाक्य केवल कविता नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान का एक अत्यंत गहरा तथ्य है। हमारी हड्डियां, हमारे रक्त में बहता लोहा, हमारे शरीर की हर कोशिका, यह सब कभी किसी तारे के गर्भ में पनपा था। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो हम दरअसल ब्रह्मांड की उन प्रक्रियाओं की कहानी देखते हैं जो अरबों वर्षों से चल रही हैं। सगन हमें उस अदृश्य लेकिन जीवंत यात्रा पर ले जाते हैं, जहां सितारे जन्म लेते हैं, परिपक्व होते हैं, फिर वृद्ध होकर मर जाते हैं। यह जीवन चक्र, जो मनुष्य के जीवन से हजारों करोड़ गुना लंबा होता है, फिर भी एक सीमित यात्रा है, एक शुरुआत और एक अंत के साथ। यह अध्याय केवल खगोल शास्त्र नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की कहानी भी है। वे बताते हैं कि आकाश में जो हमें चमकते हुए तारे दिखते हैं, वे केवल सुंदर बिंदु नहीं हैं, वे विशाल, जीवंत और ऊर्जा से भरे हुए सूर्य जैसे पिंड हैं। और हर तारा, चाहे जितना भी चमकदार हो, एक दिन बुझता है। लेकिन उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाती, वह अपने पीछे वह सब कुछ छोड़ जाता है जिससे नई दुनिया बनती है, नए तारे, नए ग्रह और यहाँ तक कि जीवन। सगन हमें ले जाते हैं सितारों की उस पहली अवस्था में, जब अंतरिक्ष के गहरे अंधकार में गैस और धूल के बादल, जिन्हें नेब्यूली कहा जाता है, गुरुत्व के प्रभाव में सघन होने लगते हैं। धीरे धीरे ये बादल सिकुड़ते हैं, गर्म होते हैं और एक चिंगारी सी जल उठती है। यह होता है एक नए तारे का जन्म। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में पूरी होती है और तब जाकर एक तारा स्थिर रूप से चमकने लगता है। यह चमक केवल सतही प्रकाश नहीं होती, यह उस परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया की देन होती है जो तारे के केंद्र में लगातार चल रही होती है। तारे अपने जीवन के अधिकांश समय में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते रहते हैं और इस प्रक्रिया में विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा उन्हें स्थिर रखती है, गुरुत्वाकर्षण से लड़ती है और उन्हें वर्षों तक जलने देती है। लेकिन यह शांति सदा नहीं रहती। एक समय आता है जब तारे का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है।
तब वह और भारी तत्वों को जोड़ने की कोशिश करता है, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और अंत में लोहा। लेकिन लोहा के बाद प्रकृति उसे रोक देती है, क्योंकि लोहा से भारी तत्व जोड़ने पर ऊर्जा नहीं निकलती बल्कि ऊर्जा लगती है। और यहीं से तारे के जीवन का अंतिम अध्याय शुरू होता है। कार्ल सगन विस्तार से समझाते हैं कि जब एक छोटा तारा जैसे हमारा सूर्य अपनी ऊर्जा खो देता है तो वह धीरे धीरे फैलने लगता है और रेड जायंट बन जाता है। फिर वह अपनी बाहरी परतें अंतरिक्ष में फेंक देता है और अंत में केवल उसका छोटा लेकिन अत्यंत घना केंद्र बचता है, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। यह बौना तारा अब कोई ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता, केवल धीरे धीरे ठंडा होता है, ब्रह्मांड की राख बनकर। लेकिन बड़े तारे इससे अलग और कहीं अधिक नाटकीय अंत पाते हैं। जब इनमें ऊर्जा समाप्त होती है तो उनका संतुलन टूट जाता है। वे अपने ही भार से भीतर की ओर धंसने लगते हैं और फिर होता है एक अद्भुत विस्फोट, सुपरनोवा। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि वह किसी पूरी आकाशगंगा को कुछ समय के लिए पीछे छोड़ देता है। इस प्रक्रिया में तत्वों की वह श्रृंखला बनती है जो हमारे शरीर का निर्माण करती है। अध्याय 10, एकात्मता का किनारा, द एज ऑफ फॉरएवर। कार्ल सगन इस अध्याय में हमें ब्रह्मांड के जन्म और अंत की सीमाओं तक ले जाते हैं, वहां तक जहां हमारे विज्ञान की समझ भी कांपने लगती है। वे कहते हैं कि जब हम रात के आकाश में देखते हैं तो हम केवल सितारों को नहीं बल्कि अतीत को देख रहे होते हैं। क्योंकि प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है, इसलिए दूरदराज के आकाशीय पिंडों को देखना समय में पीछे झांकने जैसा होता है। सगन बताते हैं कि ब्रह्मांड कभी नहीं था और फिर अचानक एक दिन बिग बैंग हुआ। यह वह क्षण था जब समय और स्थान ने जन्म लिया। उससे पहले कुछ नहीं था, न कोई पहले न कोई बाहर। यह विचार मानव मस्तिष्क के लिए लगभग असहनीय है, लेकिन यही वर्तमान वैज्ञानिक समझ है। बिग बैंग से निकलकर ब्रह्मांड ने विस्तार करना शुरू किया और आज भी वह फैलता ही जा रहा है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्मांड की कोई दीवार नहीं है, हम कहीं भी जाएं, अंत नहीं आएगा, बल्कि ब्रह्मांड घूमता हुआ अपनी ही ज्यामिति में फैला है। जैसे पृथ्वी की सतह का कोई किनारा नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मांड भी बिना किनारे के फैला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह अनंत है, यह सीमित भी हो सकता है, बस किनारे के बिना। कार्ल सगन हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या यह विस्तार सदा चलता रहेगा या एक दिन ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देगा। क्या समय उल्टा चल सकता है? क्या सारा ब्रह्मांड किसी दिन फिर उसी बिंदु पर लौट जाएगा जहां से यह शुरू हुआ था? विज्ञान अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह संभावना मौजूद है। वह यह भी बताते हैं कि ब्रह्मांड में हम जहां भी देखते हैं हमें एक समान संरचना मिलती है। यही संकेत देता है कि ब्रह्मांड कभी बहुत ही छोटा और घना था। और इसी एकता की समझ से हमें यह एहसास होता है कि हम इस पूरी ब्रह्मांडीय संरचना का हिस्सा हैं, अलग नहीं। कार्ल सगन इस अध्याय को एक शांत लेकिन गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं कि चाहे ब्रह्मांड अनंत हो या सीमित, उसका रहस्य हमारे भीतर गूंजता है। हम खुद ब्रह्मांड की चेतना हैं, जो अपने आप को जानने की कोशिश कर रही है। और अगर हम यह समझ पाते हैं कि ब्रह्मांड कहां से आया, तो शायद हम यह भी जान पाएंगे कि हम क्यों हैं। अध्याय 11, स्मृति का अस्तित्व, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। कार्ल सगन इस अध्याय की शुरुआत एक मौन और अद्भुत प्रश्न से करते हैं, हम याद कैसे रखते हैं? क्या स्मृति केवल मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है या फिर यह जीवन के लंबे इतिहास में एक संचित अनुभव की परछाई है? इस अध्याय में वे स्मृति की उत्पत्ति, उसकी वैज्ञानिक संरचना और उसके ब्रह्मांडीय महत्व की बात करते हैं। वे बताते हैं कि जीवन की शुरुआत बहुत साधारण रूप में हुई थी, एक कोशिकीय जीवों से। उन प्राचीन जीवों में मस्तिष्क नहीं था,
फिर भी उनके भीतर स्मृति जैसी कोई चीज मौजूद थी। उनके डीएनए में यह स्मृति अनुवांशिक थी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी का आदान प्रदान। और यही अनुवांशिक स्मृति जीवन के विकास की नींव बनी। जैसे जैसे जीवन जटिल होता गया, मस्तिष्क नाम की अद्भुत संरचना उभरी। सघन मस्तिष्क को ब्रह्मांड की सबसे जटिल वस्तु बताते हैं। उसमें अरबों न्यूरॉन्स हैं, जो आपस में जुड़कर एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं, और यहीं जन्म लेती है व्यक्तिगत स्मृति, अनुभव, पहचान और चेतना। लेकिन सघन केवल जैविक मस्तिष्क की नहीं, सभ्यता की स्मृति की भी बात करते हैं। जब मनुष्यों ने भाषा और लेखन का आविष्कार किया, तो उन्होंने अपनी स्मृतियों को बाहर की दुनिया में दर्ज करना शुरू किया। यह पुस्तकें, चित्र, पत्थर पर नक्शे और अब डिजिटल डेटा बन गए एक ऐसी स्मृति जो मस्तिष्क से बाहर भी जीवित है। वह यह भी समझाते हैं कि स्मृति केवल अतीत को पकड़ने का जरिया नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए योजना बनाने की क्षमता देती है। बिना स्मृति के कोई भी प्राणी अनुभव से नहीं सीख सकता, न ही वह चेतना विकसित कर सकता है। सघन इस अध्याय को एक गहरे भाव के साथ समाप्त करते हैं कि चाहे हम कितनी भी तकनीकी उन्नति कर लें, हमारी स्मृति ही वह पुल है जो हमें हमारे इतिहास, हमारी जड़ों और हमारी मानवता से जोड़ता है। और यदि हम स्मृति को खो दें, तो हम खुद को खो देंगे। अध्याय 12 हमारे मस्तिष्क के तंतु, एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका। कार्ल सगन इस अध्याय की शुरुआत एक अद्भुत कल्पना से करते हैं कि किसी दूर की आकाशगंगा में एक और सभ्यता है, और वे भी हमारी ही तरह ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वे भी आकाश को देखकर सवाल करते हैं, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, और क्या हम अकेले हैं। सगन इस अध्याय में इस विचार को गहराई से टटोलते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, या कहीं कोई और भी है जो हमें खोजने की कोशिश कर रहा है। वे कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है संचार, विचारों को शब्दों, चित्रों और संकेतों के जरिए साझा करना। भाषा, लेखन और अब डिजिटल तकनीक, ये सब हमें केवल अपने समय में ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों से भी जोड़ते हैं। लेकिन क्या हम केवल पृथ्वी तक सीमित हैं? क्या हम अपनी कहानियां, अपनी स्मृति और अपना ज्ञान कभी ब्रह्मांड में भी भेज पाएंगे? सगन हमें बताते हैं कि सेती, सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे कार्यक्रमों के जरिए हम आकाश में से संकेत ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई बुद्धिमान सभ्यता हमें कुछ कह रही हो। अब तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन यह खोज खुद में एक गहरी उम्मीद है। अगर कभी हमें कोई संकेत मिले, तो वह एक नई गैलेक्टिक एनसाइक्लोपीडिया हो सकती है, जैसे एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय जिसमें अरबों वर्षों की सभ्यताओं की कहानियां दर्ज हों। कार्ल सगन यह भी मानते हैं कि यदि कोई सभ्यता हमसे पहले उत्पन्न हुई होगी और वह तकनीकी रूप से हमसे अधिक विकसित होगी, तो वह संभवतः अपने ज्ञान को संचार के जरिए ब्रह्मांड में फैला चुकी होगी। लेकिन यह काम आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत विशाल है और संकेतों को वहां तक पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। फिर भी संकेत भेजने की यह कोशिश, चाहे वह सोने की डिस्क हो जो हमने वॉयेजर यान में रखी, या रेडियो तरंगों में भेजे गए संदेश, यह हमारे मस्तिष्क की सबसे सुंदर आकांक्षा है, समझने और समझाए जाने की इच्छा। सगन कहते हैं कि हर सभ्यता, चाहे वह पृथ्वी पर हो या किसी और ग्रह पर, दो चीजों से बनती है, स्मृति और संवाद। यही हमारे मस्तिष्क के दो मुख्य तंतु हैं। और जब हम ब्रह्मांड को सुनने की कोशिश करते हैं, तो दरअसल हम अपने ही प्रतिबिंब की तलाश कर रहे होते हैं। अध्याय के अंत में कार्ल सगन एक आशा छोड़ते हैं कि हो सकता है किसी दिन कोई उत्तर मिले, कोई संदेश, कोई आवाज जो कहे तुम अकेले नहीं हो। और उस दिन हम केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं पाएंगे, बल्कि यह जान पाएंगे कि ब्रह्मांड में चेतना केवल हमारे तक सीमित नहीं, वह बहुत दूर तक फैली है। अध्याय 13 कौन बोलता पृथ्वी की ओर से? Who speaks for Earth?
कार्ल सगन इस अध्याय की शुरुआत एक गहरे और जरूरी सवाल से करते हैं। अगर ब्रह्मांड में कोई अन्य सभ्यता हमसे संपर्क करे तो हमारे ग्रह की ओर से उत्तर कौन देगा? कौन यह तय करेगा कि हम कौन हैं, हम क्या कहना चाहते हैं और हम किसके प्रतिनिधि हैं? यह प्रश्न केवल विज्ञान का नहीं बल्कि नैतिकता, सभ्यता और मानवता की गहराई को छूने वाला है। सगन हमें यह एहसास कराते हैं कि हम एक बहुत ही नाजुक और अस्थिर समय में जी रहे हैं। हमारे पास अद्भुत ज्ञान है, तकनीक है, अंतरिक्ष यान है, उपग्रह हैं, लेकिन हमारे बीच अभी भी युद्ध, घृणा और विभाजन है। ऐसे में जब हम ब्रह्मांड से संपर्क की कल्पना करते हैं तो यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम उस स्तर पर पहुंचे हैं जहां हम खुद को एक पृथ्वी की तरह पेश कर सकें। वे कहते हैं कि जब हमने वॉयेजर यान में गोल्डन रिकॉर्ड भेजा जिसमें पृथ्वी की ध्वनियां, चित्र, भाषाएं और संगीत दर्ज हैं, तो वह एक छोटी सी कोशिश थी यह कहने की कि यह है पृथ्वी, यह है हम। लेकिन क्या वह वास्तव में हम सबका प्रतिनिधित्व करता है? क्या उस रिकॉर्ड में हमारे संघर्षों, हमारे लालच या हमारी भूलों की भी कोई झलक है? सगन बहुत ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे पास दो रास्ते हैं, एक जो हमें ब्रह्मांड की महान खोजों तक ले जा सकता है और दूसरा जो आत्मविनाश की ओर जाता है। यदि हम खुद को नष्ट कर लें तो यह न केवल हमारा अंत होगा बल्कि यह भी होगा कि ब्रह्मांड में जीवन और चेतना का एक सुंदर उदाहरण चुपचाप बुझ गया। वे कहते हैं कि विज्ञान ने हमें शक्ति दी है, लेकिन अब जरूरत है उस शक्ति को जिम्मेदारी से प्रयोग करने की। हमें सिर्फ बुद्धिमान, इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि समझदार, वाइज भी बनना होगा। और जब हम यह तय करें कि कौन पृथ्वी की ओर से बोलेगा, तो वह केवल कोई सरकार, कोई वैज्ञानिक या कोई संस्था नहीं होनी चाहिए, वह आवाज होनी चाहिए जो पूरी मानवता की हो, जिसमें प्रेम, करुणा, समझ और विनम्रता हो। कार्ल सगन इस अध्याय को और पूरी किताब को एक भावुक लेकिन प्रेरक विचार के साथ समाप्त करते हैं कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हम बहुत छोटे, लेकिन हमारी चेतना, हमारी जिज्ञासा और हमारी कल्पना यह हमें किसी भी आकार से बड़ा बना देती है। हम ब्रह्मांड के वो प्राणी हैं जो उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। अगर हम अपने मतभेदों से ऊपर उठ पाए, अगर हम पृथ्वी को एक साथ देखने लगें, तो हम न केवल खुद को बचा सकते हैं बल्कि ब्रह्मांड में अपनी जगह भी पा सकते हैं। और तब जब कोई हमसे पूछेगा तुम कौन हो, तो हम गर्व से कह पाएंगे हम पृथ्वी के निवासी हैं और हम मिलकर बोलते हैं। इस तरह कॉस्मोस किताब का अंतिम अध्याय भी समाप्त होता है, एक वैज्ञानिक यात्रा जो अंत में एक मानवीय प्रार्थना बन जाती है।